नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा विशेष कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज हम बात करेंगे विकास और निवेश के नए युग में प्रवेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार, चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और आम नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश तेजी से प्रमुख वैश्विक फार्मा हब के रूप में उभर रहा है। कई दिग्गज घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी निर्माण इकाइयां और बड़े निवेश किए हैं। अब राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों, बेहतर लॉजिस्टिक, पर्याप्त भूमि उपलब्धता और निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनियां यहां निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। अब इंदौर की पीथमपुर में वैश्विक हेल्थकेयर कंपनी हेलियन ने लगभग 2000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की अपनी पहली स्वामित्व वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना शुरू कर दी है। इस परियोजना से करीब 1000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। यह संयंत्र घरेलू बाजार के साथ साथ एशिया प्रशांत, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों को भी उत्पादों की आपूर्ति करेगा। वहीं उज्जैन भी फार्मा और मेडिकल डिवाइस उद्योग का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। यहां विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क और औद्योगिक क्लस्टर्स में कई नई विनिर्माण इकाइयां शुरू होने जा रही हैं। साथ ही अल्केम लैबोरेटरीज ने उज्जैन में 533 करोड़ रुपए के निवेश से नया फार्मा प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे उत्पादन क्षमता और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी। राज्य सरकार दावोस समेत वैश्विक निवेश मंचों पर भी मध्य प्रदेश को फार्मा निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत कर रही है। जेनेरिक दवाओं, एपीआई और फॉर्मुलेशन इकाइयों की स्थापना को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ चर्चा चल रही है। लगातार बढ़ते विदेशी निवेश, नई औद्योगिक परियोजनाओं और मजबूत बुनियादी ढांचे के दम पर मध्य प्रदेश न केवल मध्य भारत बल्कि पूरे देश के फार्मास्यूटिकल उत्पादन मानचित्र पर तेजी से अग्रणी स्थान हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। फार्मा क्षेत्र में बढ़ते निवेश से न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि मध्य प्रदेश देश की दवा निर्माण क्षमता को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ग्लोबल फार्मा हब बन रहा है मध्य प्रदेश। पीथमपुर में 3000 करोड़ और कुल 3800 करोड़ के बड़े निवेश से एक नई ग्रीनफील्ड फॉर्मुलेशन फैसिलिटी स्थापित कर रही है। पीथमपुर धार में 2000 करोड़ के निवेश के साथ कंपनी अपनी पहली भारतीय विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है। इंदौर एसईजी में 861 करोड़ का निवेश कर पहले से ही एक विशाल प्लांट का संचालन कर रही है। इंदौर एसईजी में 620 करोड़ की लागत से दवा संयंत्र संचालित करती है। पीथमपुर में 300 करोड़ का निवेश कर कैंसर और नशा मुक्ति की दवाओं का कच्चा माल तैयार कर रही है। अन्य प्रमुख कंपनियों में ल्यूपिन, एलेम्बिक, टोरेंट फार्मा और एल्केम लैबोरेटरीज हैं। तो वर्ष 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,747 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब प्रदेश में 55 जिला अस्पताल, 158 सिविल अस्पताल, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। साथ ही मैहर, मऊगंज और पांडुर्ना में नए जिला अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, विशेषज्ञ उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं गांव से लेकर शहर तक प्रत्येक नागरिक को सुलभ हो। तो मध्य प्रदेश अब फार्मा हब बनने जा रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। सरकार पूरे प्रयासों के साथ लगी हुई है। इसी पर आज हम परिचर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजवीर त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजवीर जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक राजन नायर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इस परिचर्चा की शुरुआत राजवीर जी मैं आपसे ही करूंगा। सर, अभी हम देखते हैं कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं
तो दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात अग्रणी राज्यों में शामिल होता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अब पूरी कोशिश में है कि फार्मास्यूटिकल में हम सबसे आगे किस तरीके से आए। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा और उत्तम प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी प्रदेश को देश में अग्रणी प्रदेश बनाने में समय लगेगा। क्योंकि अभी गुजरात जैसा कि आपने अभी नाम लिया, गुजरात है, हिमाचल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी कतार में अभी मध्य प्रदेश को आने में समय लगेगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये अति उत्तम कार्य कर रही है। कुछ वर्षों में देखने में आया है कि मैन्युफैक्चरिंग हब में प्रदेश भी अभी उस लाइन में खड़ा होने की कगार पे है। और इसका सीधा सीधा मध्य प्रदेश को एक और भौगोलिक जो संरचना है प्रदेश की, उससे भी उसको लाभ प्राप्त होता है। तो अगर प्रदेश सरकार का उत्तम नेतृत्व, अगर अच्छा नेतृत्व उस विकास में काम करेगा और भौगोलिक संरचना भी है, तो प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग में टॉप में ले जाने में कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे सस्ती भूमि है, श्रम लागत भी सस्ता है, और जो रेलवे लाइन है, हाईवे लाइन है, दिल्ली मुंबई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो कॉरिडोर है उसके मध्य पड़ता है। देश का मध्य भारत क्षेत्र में है ये। तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग या एपीआई, क्रूड ड्रग वगैरह लाना, ले जाना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना बहुत सरल होता है। पूरे देश में आराम से कहीं भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां यहाँ से गुड्स भेज सकती हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। पानी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पे। तो प्रदेश जल्दी ही एक टॉप 5 देशों में प्रदेश का नाम होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें भी हैं उसमें। अभी एमएसएमई में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां में मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां तो मध्य प्रदेश में स्थापित हो रही हैं। इनमें चाहे इंदौर हो गया, पीथमपुर, भोपाल, मंडीदीप, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, उज्जैन, चूँकि अब देख ही रहे हैं उज्जैन में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां। लेकिन एमएसएमई कंपनियां जो हैं, जो छोटे लघु उद्योग हैं, छोटी कंपनियां, उन पर ध्यान कौन देगा? प्रदेश सरकार को उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी देखने में आ रहा है, अगर आप भी उस पर रिसर्च करेंगे, आप ध्यान देंगे उन पर, तो देखने में आ रहा है कि वो बहुत सारी कंपनियां अभी बंद हो गई हैं, बंद होने की कगार पे हैं। तो हमें ऐसे छोटे उद्योगों को भी बचा के रखना है। प्रदेश सरकार से ऐसा आग्रह भी है और निवेदन भी है कि ऐसी कंपनियों को भी वो चिन्हित करें, ऐसी जगह वो ध्यान दें और अपने सरकारी तंत्र को उनकी सहायता करने के लिए बोलें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। राजीव जी, ये बड़ी माकूल आपने बात कही कि जो मदर इंडस्ट्रीज हैं, इन्हें कच्चा माल की सप्लाई हो या फिर सेवाओं की सप्लाई हो, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, उद्योग धंधे, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार के प्रयास भी है। अब मैं इस तरफ थोड़ी सी बात चर्चा को ले जाना चाहूंगा कि सरकार के प्रयास देखिए आप, विरासत से विकास की तरफ सरकार प्रयास कर रही है लगातार। टेक्सटाइल उद्योग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास मध्य प्रदेश में कपास बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होता है, तो टेक्सटाइल उद्योग को किस तरीके से बढ़ावा दी जाए, सरकार की इस तरफ पहल देखने को मिलती है। अभी आप जैसा कि कह रहे हैं कि एमएसएमई इंडस्ट्री पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अब जब अगर मध्य प्रदेश फार्मास्यूटिकल हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, इससे मध्य प्रदेश में रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, ये आपसे जानना चाहेंगे सर। छोटी कंपनियां अगर बंद होंगी या बंद होने की कगार पे आएंगी, तो रोजगार पर असर तो उतना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो बंद होंगी तो बहुत जो छोटी कंपनियों के जो मालिक हैं वो अक्सर होते कौन हैं? जो अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के शहरों के लोग होते हैं। और अगर उनका बिजनेस बंद होगा, उनकी कंपनियां कम होंगी, तो उनका मोरल डाउन होता है। छोटी कंपनी से ही बड़ी कंपनी बनती है। अगर छोटी कंपनी को हम खाद पानी बीज नहीं देंगे तो वो बड़ी कंपनियां कैसे बनेंगी? तो बड़ी कंपनियां आ रही हैं, एमएनसी कंपनियां आ रही हैं, अच्छी बात है। उनको सरकार द्वारा बहुत सारी चीज़ें सहायता उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन उनके बजाय छोटी कंपनियों को अगर सहायता करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि वो जो अपने शहर के, अपने प्रदेश के जो बालक बालिकाएं हैं, जो युवा उद्यमी हैं, वो चाहते हैं कि हम भी देश में टॉप इंडस्ट्री हासिल करें और स्थापित करें, देश विदेश में नाम रोशन करें। तो ऐसे लोगों की सहायता करना भी प्रदेश सरकार का दायित्व है। ठीक है, मैं आऊँगा वापस से आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार का मैं रुख कर लेता हूँ। भूपेन जी, पूरी बात आप राजवीर जी की सुन रहे थे। राजवीर जी का फोकस है एमएसएमई कंपनियों पर, छोटे उद्योग धंधों पर, छोटी छोटी कंपनियों पर, ताकि जो गुड्स है, जो सेवाएं हैं, वो प्रॉपर तरीके से मदर कंपनियों तक पहुंच सके। लेकिन इस तरफ सरकार कोशिश तो लगातार कर रही है। अब सरकार एक बड़ा प्रयास करने जा रही है,
फार्मा हब बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश को। जैसा कि अभी राजवीर जी जिक्र कर रहे थे कि हमारे पास पानी की कमी नहीं, हमारे पास लैंड की कमी नहीं, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो सृजित होगा। सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए, निवेश जब होता है तो निश्चित रूप से राज्य की आर्थिक प्रगति होती है। और जिस तरह से बताया कि पूर्व जो राज्य हैं, चाहे हैदराबाद हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे हिमाचल के हो, चाहे तेलंगाना हो, तो उस तरह से, और महाराष्ट्र के बड़ौदा वगैरह जो शहर हैं, फार्मेसी में अपने स्थापित कर रख चुके हैं। मध्य प्रदेश एक मध्य क्षेत्र में पड़ता है जिसका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वहाँ पे लैंड रिक्वायर हो, चाहे वहाँ के संसाधन के रूप में, वो सारी चीजें सुलभ हैं और सस्ती दरों पे हैं। हमारे यहाँ पहले से ही पीथमपुर एक फार्मास्यूटिकल रूप में था, लेकिन अभी 2000 करोड़ रुपए का जिस तरह से उद्योग परियोजना बनाई गई है, जो वैश्विक रूप से नीतियों को उद्योग में एक विश्वास लाएगी, तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों के साथ साथ जिस तरह से एमए जो वहाँ के छोटे एमएसएमई जो संस्थाएं हैं, जो छोटी, तो सरकार ने उनको जो कोरोना के टाइम पे बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी उनके लिए, और उनको अभी जीवित होने के लिए अभी समय मिला है और कुछ अभी पुनः स्थापित हुई हैं। लेकिन जब इस तरह से बड़ी कंपनियां आएंगी तो उनके रूप में किस तरह से होगा, तो ये भी एक सरकार के सामने चुनौती होगा, क्योंकि उनको भी संरक्षण देना, उनको पल्लेवित करना सरकार की चीज है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसके साथ साथ जिस तरह से ये योजनाएं हो रही हैं और जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है, तो युवाओं के साथ साथ इनमें प्रशिक्षण भी मिलेगा, रोजगार की दर भी बढ़ेगी। लेकिन सरकार निश्चित रूप से ये नहीं माने कि सिर्फ ये नहीं देखा जा सकता कि निवेश को आकर्षित करने से ही विकास हो जाएगा। निवेश को हमको ये देखना पड़ेगा कि ये विकास मॉडल, क्या यह नीति निरंतर चलती रहेगी वर्तमान नीति से जिस तरह से है, और क्या यह रोजगार वहां के क्षेत्रों के लिए और वहां के लोगों के लिए, क्या उनके आर्थिक उन्नति के लिए बढ़ सकेगी, या उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ये सारी चीजें सुलभ हो पाई। क्योंकि आपने कोई चीज अगर वहां लगाई और इन्वेस्ट किया, तो वहां के क्षेत्र के या वहां के राज्य के लोगों को अगर लाभान्वित नहीं होती है निवेश, और तो निश्चित रूप से उसका चाहे किसी भी रूप में हो, तो वो निवेश का अगर आप कहेंगे तो पूंजीगत लाभान्वित नहीं हुआ। क्योंकि ये लाभान्वित चाहे रोजगार के रूप में हो, चाहे वो वहां पे दवाइयों के रूप में, उनके स्वास्थ्य के रूप में हो, और जिस तरह से आपके 55 जिले हैं और 55 जिलों में जिला अस्पताल हैं, उन जिला अस्पतालों में आप आने वाले भविष्य में जिला मेडिकल कॉलेज बनाने की अधोरचना रख रहे हैं, क्योंकि सरकार की रचना है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनाएगी। तो उनके मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जब कॉलेज बनाएगी, तो हमने कई जगह ये देखा है कि वर्तमान में अधोरचना जो अधोरचना के रूप में जो ग्रास रूट चीजें होती हैं, चाहे वो अच्छे डॉक्टर्स हो, लेक्चर्स पढ़ाने वाले, या फिर इक्विपमेंट हो, इन सब चीजों में भी वो पारदर्शिता नहीं हो पाती है या निवेश नहीं हो पाता है। तो सरकार पीपीपी मॉडल के रूप में लाई है। आज जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों के रूप में जो झड़ी लगती जा रही है, उसके साथ साथ सरकार को निश्चित रूप से जो अपने पूंजीगत, छोटे पूंजीगत रूप में जो चिकित्सा है। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि सरकार जिस तरह से पारंपरिक अपनी चिकित्सा पद्धति को, आयुर्वेद को संरक्षण दे रही है केंद्र सरकार, और हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति जो रही है पूर्व, जो नाड़ी वैद्य हो इस तरह से, और जो आयुर्वेद पे आधारित रही है और योग के रूप में आधारित रही है, उनके लिए भी निवेश होना चाहिए और उनको भी स्थान मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब चीजें ऑक्युपाई अगर यही कर लिया, तो इस तरह से, इसलिए हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण गंतव्य जब बन सकता है जब वह लोगों के, वहां के लाइफ के लिए, लोग जो रहवासी हैं उनको प्रभावित करे, उनको चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे उनकी स्किल के रूप में हो और कौशल के रूप में हो, चाहे वह उनके रोजगार के परक में हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार जब इतना निवेश करती है तो उसके लिए एक ये भी सोचा जाता है कि वहां के लोगों को लाभान्वित हो, और वहां निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वहां के जो जो छोटी फार्मेसी एमएसएमई जो कंपनियां हैं, उनके, चाहे वो हमारी आयुर्वेद की भी हैं कई चीजें, तो वो उनको आप कैसे संरक्षित करेंगे, उसके लिए जरूर एक प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब ये चुनौती आएगी मार्केट के रूप में, और ये दवाइयों का जब जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो वहां पे उनके जो यूनिट लगी है, वहां की क्षेत्रीय यूनिट है, उन पे जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। जी चलिए, ठीक है।
राजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन जी, अभी राजीव जी जिक्र कर रहे थे, उनका फोकस है कि सरकार चली ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार फार्मास्यूटिकल हब बनाना चाह रही है मध्य प्रदेश को, लेकिन एमएसएमई उद्योग पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश को फार्मा हब बनाया जाएगा, रोजगार सृजित होगा और फार्मास्यूटिकल्स में मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान हासिल करेगा। भूपेंद्र जी भी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे। उनका कहना है कि कंसिस्टेंसी कितनी है, कितनी सतत है, यह भी सरकार को वॉच करना चाहिए। और दूसरा, भूपेंद्र जी ने एक बात की तरफ प्रकाश डाला है कि जो प्राचीन चिकित्सा सभ्यता थी, प्राचीन चिकित्सक पद्धति थी, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो हमारी मूल अवधारणा से जुड़ी हुई है। सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो ठीक है, जो भी बात है कि प्राचीन पद्धति पर जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए हमको कि आज विश्व किस तरफ जा रहा है। हम पीछे पलट के देखते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा, हमें तो आगे बढ़ना है। और सरकार ने जिस प्रकार से, मध्य प्रदेश सरकार ने ये फार्मा हब बनाने का निर्णय लिया है, अभी तक तो लोग सोचते ही थे, अब सरकार ने स्टेप उठा लिया है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश भारत ही क्या पूरे विश्व में भी एक फार्मा हब के नाम से विख्यात होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बाकी चर्चाओं में आ रहा है, रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही ना अगर यहाँ फार्मा हब बनता है। अभी हमारे यहाँ जो सेज बनाया सरकार ने 12, उसमें 5 वर्किंग है और 7 प्रस्तावित है। अगर ये 12 के 12 चालू हो जाएंगे तो यहाँ पे कितने सारे अवसर मिल जाएंगे। रोजगार का अवसर अपनी जगह अलग है, विश्व मानचित्र पे भी मध्य प्रदेश का स्थान अग्रणी रूप में लिया जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी चीज़ों के साथ साथ मध्य प्रदेश में ज़मीन बहुत है, जगह बहुत है, तो ये जो बाकी राज्यों में शायद हो सकता है कि जगह की शॉर्टेज हो, हमारे यहाँ ज़मीन भी है, वन क्षेत्र भी है और यहाँ पे मैन पावर भी है। प्रति वर्ष 104 कॉलेज है मध्य प्रदेश में फार्मेसी के और हज़ारों की संख्या में एम फार्मा और बी फार्मा के स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि मध्य प्रदेश में फार्मा हब बनता है तो बहुत अच्छा एक स्कोप मिलेगा हमारे फार्मा के क्षेत्र में। लेकिन राजन जी, सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है। अभी राजवीर जी हमारे साथ जुड़े थे तो वो कह रहे थे कि आज सरकार जो एमएसएमई पर ध्यान नहीं दे रही, उस तरफ भी ध्यान देना है। देखिए, जब मदर कंपनियां स्थापित होती हैं तो उनको रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं, सेवाओं की अगर मैं बात करूं, तो ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, लघु उद्योग हैं, यही प्रोवाइड कराते हैं। और अगर इनकी कंडीशन अगर अच्छी नहीं हुई तो मदर फैक्ट्रीज को, मदर कंपनीज को सेवाएं कौन पहुंचाएगा? सरकार को इकाई स्तर से काम शुरू करना होगा। नहीं, देखिए, जो फार्मा हब बनेगा सारी चीज़ें विचार किया जाएगा, जीरो से ही काम चालू होगा और हमारे पास जो संसाधन है खासतौर पे मध्य प्रदेश में, उन संसाधनों का सरकार पूरा उपयोग करेगी और इसमें जो भी हर्डल्स आएंगे उसका निराकरण भी होता ही जाएगा। और इस मामले में सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हमारे यहाँ कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार को कदम उठाना चाहिए। और बस एक ही इसमें जो ड्रॉबैक मुझे समझ में आता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है किसी भी समुद्री क्षेत्र जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा, उसको थोड़ा सरकार को उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगी। लेकिन इस जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है उसको दूसरे जगह हम लोग कंपेयर करके या उसको कंप्रोमाइज करके जैसा भी किया जा सकता है, हाँ, मैनेज किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। चलिए ठीक है राजवीर जी, अब राजन जी तो कह रहे हैं कि एमएसएमई में सरकार ध्यान दे रही है और जब सरकार इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आएगी तो इकाई स्तर से ही काम शुरू होगा, छोटे से शुरू किया जाएगा, तब जाकर मध्य प्रदेश फार्मा हब बन पाएगा। नहीं, कुछ बातों से तो मैं सहमत हूं और मैं बोल ही रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग हब की दिशा में, बनने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि एमएसएमई में ध्यान उतना नहीं दिया जा रहा और छोटे छोटे प्लांट हैं, छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो युवा उद्यमी हैं, वो बंद भी हो रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उसमें अध्ययन किया था, तब पता चला कि उसमें कुछ लोगों का ऐसा भी है कि समय के साथ अपने आप का परिवर्तन नहीं करना भी उसमें है, कि लोग जिस हिसाब से समय चल रहा है उस हिसाब से नहीं अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं। लेकिन उसी दिशा में अगर देखा जाए तो अभी भोपाल में देखो कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, जिसमें भोपाल की जनता को रोजगार तो मिला ही है,
एरिस लाइफ साइंसेज फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने इंसुलिन का इतना बड़ा प्लांट यहाँ डाला हुआ है और प्रदेश और देश की सरकार के लिए वो फायदेमंद है। ऐसी ही बहुत सारी कंपनियां और भी हैं। अब डिवाइस के क्षेत्र में देखा जाए तो उज्जैन जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश सरकार का, वो बनने जा रहा है। तो उसमें सीधे सीधे अगर देखा जाएगा तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और अगर बाकी का और देखा जाए, साथ में बाकी का जो पर्दे के पीछे लोग काम करते हैं जिनको इनडायरेक्टली सब फायदा मिलने वाला है, तो वो कम से कम 30 से 35,000 लोगों को मिलने वाला है। ऐसे ही इंदौर में है, इंदौर में बड़ी बड़ी कंपनियां अभी आ रही हैं, और ल्यूपिन है, टोरेंट है, सिप्ला है, इतनी पिरामिल है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वहाँ पे बरसों से, और अभी कुछ और नए प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं, नए मैन्युफैक्चर प्लांट लगाए हैं। देश की प्रदेश की जनता को इससे फायदा तो मिलने वाला है, लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देना पड़ेगा कि हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में हब नहीं बनना, उसकी क्वालिटी पर भी अपन को नज़र रखनी है। क्योंकि एक बैच, अगर किसी भी कंपनी का कोई भी बैच खराब निकलता है तो देश और प्रदेश की सरकार का कटघरे में आती है। तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अभी इतने सारे जो मध्य प्रदेश सरकार के रहते ही, मध्य प्रदेश में ही जो अभी सिरप कांड अभी लेटेस्ट में हुआ, पहले छिंदवाड़ा में हुआ, जिसपे हमने यहाँ बैठ के डिबेट की थी। तो इन चीज़ों पे भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, ताकि प्रदेश का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। यहाँ से मैन्युफैक्चर बन के जाए, जब लिखा रहता है मैन्युफैक्चर बाय फलानी फलानी कंपनी, और कौन सा जगह है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो स्टेट में आएगा मध्य प्रदेश, भोपाल या इंदौर, ग्वालियर, तब पता चलता है कि ये बैच उस प्रदेश में बना हुआ है वहां से। तो ये अपन को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, लास्ट कमेंट में भूपेन जी से लूंगा। राजन जी, आपके पास भी आऊंगा मैं लास्ट कमेंट लेने के लिए। भूपेन जी, जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं, राजवीर जी, कि सिर्फ हब बनाना काफी नहीं होगा, वॉचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वालिटी को चेक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस परिणाम हमने देखे हैं, और जिस तरह से उन्होंने उदाहरण बताया छिंदवाड़ा में कफ सिरप के, तो कंपनियों की नैतिकता कभी कभी खत्म हो जाती है। और दूसरी बात, जो कंपनी के साथ जो नीचे के लोग होते हैं, जो कहीं नहीं कुछ काम कर पाते हैं, वो जाली दवाइयां बनाने लगते हैं, इस तरह से रैकेट बनते हैं। तो ये तो एक समस्या है ही। लेकिन मैं कहूंगा कि विकास के इस यात्रा में जो हब बन रहा है, और निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट के एरियाओं में और चाहे अफ्रीका देशों में हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि ये दवाइयां हमारे यहाँ काफ़ी कुछ, क्योंकि जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मैन पावर भी है, लैंड भी है, और सारी सुविधाएं भी हैं, और जिससे कारण हमारी जो कॉस्ट और क्वालिटी रहेगी दोनों अच्छी रहेगी, जिसके कारण हम एक्सपोर्टर के रूप में। लेकिन साथ साथ कुछ प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनते हैं, वो है कि स्थानीय युवाओं को पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा क्या? ये इससे प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी, और साथ साथ औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरणीय मानकों का पालन होगा इन सब प्रोजेक्ट में जो हब बनेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस चीज में भी बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र तक जो सुविधा, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनकी गुणवत्ता को बेहतर हो पाएंगी। और ये क्या गंभीरता से इन बिल्कुल भूपेन जी, आपने जो बात कही है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अब जैसा कि राजीव जी भी कह रहे थे कि अगर एक बैच में खामी निकलती है तो उसके दुष्परिणाम बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और जिम्मेदारी तय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट कमेंट में राजन जी से लूंगा। राजन जी, इस तरफ सरकार लगातार ध्यान दे रही है, लेकिन हब बनाना ही काफी नहीं होगा, इकाई स्तर से काम शुरू करना होगा, वक्त बहुत लग सकता है। नहीं, देखिए, जब काम होगा तो छोटी मोटी हडल्स आते ही हैं, और हम ये सोच के अगर बैठ जाएं कि इस पर प्रॉब्लम्स आती है, बैच खराब आता है, ये तो उचित नहीं है। हमें तो आगे बढ़ना है, और सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास कर रही है सरकार। और मुझे लगता है कि जो मैंने जैसे पहले बोला, एम्प्लॉयमेंट के अवसर के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो निर्यात का, एक्सपोर्ट की जो हमारी रेशो है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जब यहाँ पे बड़ी कंपनियाँ आएंगी, बड़े उद्योग लगेंगे, और एक वातावरण बनेगा, तो निश्चित रूप से सभी को फ़ायदा मिलना है। एमएसएमई का भी इसमें बहुत बड़ा रोल मिलना ही है, क्योंकि एमएसएमई के भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, उनको भी काम मिलेगा कि बड़े उद्योग लगेंगे तो। और स्वास्थ्य सेवाएं और सुधार और सस्ती दवाएं, ये तो मूलभूत सुविधाएं, ये तो देना ही चाहिए। मध्य प्रदेश की बात ही नहीं है, पूरे भारत की बात है। विश्व में भी जब हमने देखा है कोरोना काल आया था, तो हम ही लोगों ने लगभग 60% आज भी हम लोग वैक्सीन में एक्सपोर्ट की क्वालिटी हमारे पास, भारत के पास ही है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। और मुझे विश्वास है, और कुल मिला के राजन जी ये समझा जाए कि मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश फार्मा हब बनता है तो ना सिर्फ मध्य प्रदेश को फायदा होगा, और ना सिर्फ देश, दुनिया को भी इसका फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए तो आज हम बात कर रहे थे सरकार के प्रयासों की, क्योंकि सरकार विकास और निवेश के नए युग में प्रवेश करने जा रही है। लेकिन सरकार ये जो मध्य प्रदेश को फार्मा हब बनाने की तैयारी कर रही है, कितनी जल्दी बन जाएगा और इसका लाभ कितनी जल्दी लोगों को, देश को, प्रदेश को मिलने लगेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास परिचर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।